नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तरंग पे। तो हमारी जो इंडियन पॉलिटी की प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आज उसमें से हमारी यह 7वीं नंबर की क्लास है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा शासन प्रणाली का भाग 1। तो शासन प्रणाली का भाग 1 हम कवर करने से पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं कि ये क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, चाहे आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हो री एग्ज़ाम वाला पेपर, या RO और UPPCS के लिए क्लासेस तो ये चल ही रही। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इन चीज़ों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो आप लोग अगर पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा, ताकि सीरियल वाइज आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली हम लोगों ने शुरुआत से अगर सुना होगा तो कि पहले देखते थे कि एक राजा राज्य करता था और जो पूरा राज्य कंट्रोल उसी राजा के हाथों होता था, तो उसको कहा जाता था राजतंत्र। लेकिन उसमें क्या होता था कि उसमें आनुवांशिक उत्तराधिकार होता था, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र ही राजगद्दी संभालेगा। तो इस तरह का ये राजतंत्र हो गया। अब आप लोगों को जो पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है जैसे कुलीन तंत्र हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया जिसको हम लोग अधिनायक तंत्र पढ़ते हैं कहते हैं, और एक होगा हमारा लोगों का लोकतंत्र या प्रजातंत्र की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा टॉपिक होगा वह लोकतंत्र और प्रजातंत्र, यहीं से हमारे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग देख लेना। और इसमें जो लोकतांत्रिक समाज होता है या प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली होती है, इसमें भी दो भाग हमारे होते हैं। एक होता है संसदीय और दूसरा होता है अध्यक्षीय। तो ये हो गया अध्यक्षीय और संसदीय। और दूसरा जो आप लोगों को पढ़ना है कि संघात्मक और एकात्मक। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो आप यहाँ प्रश्नों में देख लेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग इसको गूगल से सर्च करके 2-2 4-4 लाइनें इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। अच्छा, अब आप लोग देखिए कि किसी भी राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसके मूल में दो चीज़ें आप लोग देखने को मिलेंगी। एक जो व्यक्ति होगा, ये तो पक्का है ही है व्यक्ति, और दूसरा जो होता है राज्य होता है। राज्य जिसको हम लोग सरकार कहते हैं, तो वो राज्य जो होगा उसमें चार चीज़ें हम लोग एकदम स्पष्ट होती हैं। चार चीज़ें, जैसे एक भूभाग है, उसका लैंड है। दूसरी वहाँ पर सरकार हो गई, और सरकार के अलावा देखा जाए तो जनसंख्या हो जाएगी। और एक हो जाती है संप्रभुता यानी दोस्तों कि खुद निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए 1947 के पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस समय हम लोग संप्रभु नहीं थे। अब संप्रभु का आप लोग एक जीता ज़्यादा उदाहरण ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अभी पिछले ही समय देखो, कुछ महीनों पहले अमेरिका द्वारा सेंक्शन लगाया गया था कि कोई भी जो देश हैं वो ईरान से तेल ना खरीदें। तो हमने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए वहाँ से अपना आयात जारी रखा। तो ये हमारे संप्रभु की एक निशानी। इसी तरह कई निर्णयों में होता है कि हम जो अपनी इच्छा लेंगे जो करने की, वो हम कर सकने के लिए स्वतंत्र हैं और वो हम करते हैं। तो ये हो जाएगा। और यही कहीं किसी भी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, संप्रभुता होती है। आज़ादी के पहले जैसे हम लोगों के पास ज़मीन भी थी, जनसंख्या भी थी और सरकार, हमारे राजा महाराजा थे भी, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा, अपने निर्णय लागू नहीं कर सकते थे। वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा वह होगा संप्रभुता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्धलोकतंत्रात्मक। तो ये दोस्तों आप लोग इसको पढ़ना कायदे से। और हमारा जो हो जाएगा, भारत में संसदात्मक व्यवस्था दी हुई है। इन सारे टर्म्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी होगी। कि देखिए, जैसे सरकार है तो सरकार में कौन कौन से अंग होते हैं? आप लोगों को मालूम होगा कि न्यायपालिका जैसे हो गई न्यायपालिका, और दूसरा हमारा हो जाता है कार्यपालिका,
कार्यपालिका, और एक होती है विधायिका। विधायिका तो जो कार्यपालिका में होती है, तो इसमें भी दो प्रकार की कार्यपालिका में होता है। इसमें भी एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होता है ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नौकरशाही। नौकरशाही होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें, ये जो टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए कि विधायिका क्या होती है। न्यायपालिका जैसे अपने यहाँ की एकीकृत है। कार्यपालिका में राजनीतिक लोग आ जाते हैं, नौकरशाही हो जाती है, और विधायिका में राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। खैर ये बात की बातें हैं, हम लोग इनको बाद में देखेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, या फिर आप लोग अपनी नोट्स में इसको देखना। हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी बातों को देखते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, जैसे न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो न्यायपालिका शब्द आप यहाँ से काट दीजिए, इससे इसमें प्रश्न से संबंधित इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। और अब हमारे उत्तर हो जाएंगे दो, कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, और दूसरा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्योंकि ये विधायिका के लोग कार्यपालिका में भी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार हमारी है, ठीक। अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार भी हमारी लोगों की है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, यानी कि उत्तर नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब हो गया कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये एकदम सही बात है। जब तक मंत्रियों को संसद का सदस्य का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक भी वे अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये बात आप भी लोग भी जानते हैं। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं राज्य का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति है, और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कूट 1 और 2 हमारा सही होगा। तो इसमें और कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग बस ये टर्म्स याद कर लीजिएगा। मंत्रिमंडल है, संसदीय प्रणाली है, कैबिनेट स्तर के मंत्री कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद कौन होती है, तो ये चीज़ें आप लोग इसको अच्छे से देख लेना कि मंत्रिमंडल में हमारे कौन कौन से मंत्री आते हैं, ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग प्रश्नों की प्रकृति को समझो, फिर हम आगे इसमें देख रहे होंगे। अभी परीक्षा में इसमें बहुत काफ़ी टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को देख रहे होंगे आगे तक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष बनाता है। कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो प्रमुख लाभ की बात कर रहा है दोस्तों, तो कार्यपालिका जो होती है जिसमें हमारी मंत्रिपरिषद आप लोगों ने सुना होगा और नौकरशाही होती है, यह जो है विधायिका के प्रति, जो विधानमंडल होता है उसके प्रति उत्तरदायित्व तो बना रहता है। अब जैसे देख लिया जाए, यहाँ पर एक उदाहरण थोड़ा सा समझ लिया जाए। अब जैसे आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नीचे के जो मंत्री हैं जो कार्यपालिका में काम कराते हैं, अलग अलग जो जिनको विभागों का बंटवारा किया गया है, तो वो केंद्र में बैठे जो सत्ताधीश हैं केंद्र में, योगी जी हैं, तो उनके प्रति वो उत्तरदायित्व हैं, यानी कि वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं। विधानमंडल का मतलब है कि यहाँ पर चुने हुए लोग कौन हैं, वो ये जनता के सेवक हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित करने के लिए, एक संचालन के लिए, सत्ता संचालन के लिए भेजे गए व्यक्ति हैं। तो उनकी जिम्मेदारी हमेशा जो है विधानमंडल पर बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका जो है वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित
सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को अब यहाँ पर दे रखा है कूट। ये दोस्तों 2017 IAS प्री का प्रश्न है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निर्धारित करना है। दूसरा हो गया ऐसी सरकार के काम में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। और जो चौथा इसका डी नंबर हो जाएगा कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण है। तो बात कर रहा है मंत्रिमंडलीय सरकार की। हम लोग देखो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि मंत्रिमंडलीय स्वरूप की जो सरकार होती है वह जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। तो बस इतना हम लोगों को मालूम है, तो हम लोग यह अपना क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, कि जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार होती है वह जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी यहाँ पर अध्यक्षीय सरकार की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतंत्र गणतंत्र है, ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था के लोकतंत्र गणतंत्र है। इसे संसदात्मक रूप की सरकार है, तो बिल्कुल है, संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो ये भी है कि सर्वोच्च सत्ता भारत में जनता में निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता, यह शक्ति राज्य और केंद्र में शक्ति का बंटवारा भी करती है। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। एकीकृत शक्ति नहीं होगा हमारा, तो केंद्र राज्य संबंध में हम लोगों ने देखा था कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, तो ये भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो ये भी बात सही है। और दूसरा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी बात सही है। हम लोगों ने राज्य व्यवस्था में देखा था भाग 4 में DPSP कि भारत एक कल्याणकारी राज्य रहेगा। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा 1, 2, 3 और 4 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक संविधान एक संघ सरकार है, ठीक। लोकतांत्रिक सरकार है, ये भी ठीक। विधि का शासन है, ये भी ठीक। सत्तावादी सरकार है, सत्तावादी सरकार नहीं है दोस्तों, 5 वर्ष में चुनाव के बाद इसको बदला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, 100% यह बात सत्य है। भारत का एक अपना संविधान है, ये भी बात सत्य है। अब कहता है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा हमारा कहता है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो हमारा कोई इसमें देखो दोनों कोई इसमें संबंध नहीं दिखा रहा है कि एक के बिना दूसरा हमको अलग लगे, एक के बिना दूसरा हमको गलत लगे या अधूरा लगे। भारत का लोकतंत्र देश है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। भारत का अपना एक संविधान है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सेंटेंसों में कोई किसी प्रकार का मेल नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14 नंबर कि निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो इसमें सुशासन की व्यवस्था हमारी कौन सी नहीं है, लाल फीताशाही नहीं है। अब जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी, कानून का नियम होगा, तो इन चीज़ों से निर्णय लेना, सर्वसम्मत से कानून का नियम होगा, तो ये हमारी सुशासन की विशेषताएं हो जाती हैं, जिसमें लाल फीताशाही हमारी सुशासन की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये है अधिकतम संख्या तक अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
और ये कहाँ पर दी गई हुई है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की अगर बात करें तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। कौन सा भाग है? भाग है हमारा 4। और हम लोगों ने जो बात की थी कि ये किस आर्टिकल के तहत आती हैं, तो 36 से 51 के तहत आप लोग इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य हम लोग पहले देख चुके हैं। समाजवादी राज्य, तो ये हमारी प्रस्तावना में ही समाजवादी दे रखा है। राजनीतिक समानता भी 2 प्रकार की समानताएं मिली हुई हैं। और साम्यवादी राज्य ये हमारा संविधान का दर्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत का संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत बात है। भारत नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत बात है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत बात है। तो हमारा जो सही हो जाएगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है? अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसका आधारभूत तत्व क्या होता है? कि संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और अवशिष्ट अधिकारों का राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि एकल कार्यपालिका रहती है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एकल कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी दे रखा है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है कि ऊपर वर्णित जितने भी हैं ये सत्य हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सीधी सी बात है कि कार्यकारिणी का राष्ट्रपति होगा, हम लोगों ने भी देखा था। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग भी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वर्णित जितने भी हैं ये सत्य हैं। तो उत्तर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। ये एक प्रश्न हम लोगों ने पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं इनको, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी है, इसीलिए कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम लोग दोबारा फिर इसको देख रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। प्रश्न देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि संविधान सर्वोच्च है यहाँ पर। और अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता देखना आप लोगों। भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, संविधान, संसद व जनता? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कि यहाँ सत्ता का प्रमुख जनता है। तो ये दो चीज़ें जो थी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने दोनों प्रश्न साथ में देखे हैं कि ये जनता, अगर राजनीतिक सत्ता का प्रमुख पूछे कौन है तो जनता है, और अगर राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है तो हमारा संविधान आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग कल इसका जो बाकी का भाग बचा हुआ है वो हम लोग इसको कल कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।